So question number one, a fairly easy one. What is the sum of the interior angles of a triangle? ट्रायंगल, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, स्केलीन हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, कोई भी ट्रायंगल जो होगा ना, किसी भी शेप का ट्रायंगल है, उसके एंगल्स को जब भी ऐड करते हैं वो 180 डिग्री ही आता है। सो हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो एक एंगल, जो इंटीजर एंगल्स हैं एक ट्रायंगल के, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इंटीजर एंगल्स कौन से होते हैं? जो इनसाइड वाले एंगल्स होते हैं, ये वाले अंदर की तरफ जो एंगल्स मान रहे हैं इसकी साइड्स के बीच में, तो 180 डिग्री होगा। द एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज। अच्छा, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ साथ, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा आप लोगों का। ऐसा एंगल जो 0 से 90 के बीच में होता है, यानी 90 से छोटा होता है, 0 डिग्री से बड़ा होगा डेफिनेटली, तभी एंगल होगा। 0 डिग्री तो बिल्कुल है ही नहीं एंगल। तो इसको आप एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या नाम कहते हैं इसका? इसका नाम होता है एक्यूट एंगल। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया कि द एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये तो उसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। मैं सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट्स 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं। एग्जैक्टली अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री के एंगल को कहते हैं। इसको सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री में तो खैर वो दो एंगल्स का सम हो जाता है, कि दो एंगल्स का जब सम हो रहा हो और 180 डिग्री बन रहा हो तो उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है ना, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन का एंगल, वो 180 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इन अ क्लास ऑफ 20%, इन अ क्लास 20% ऑफ स्टूडेंट्स वोर ग्लासेस, 30% wore contact lenses, and 10% wore both. What percentage wore either glasses or contact lenses? एक क्लास में 20% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, थोड़ी सी स्पेस नहीं है तो इस तरफ चलते हैं। 20% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो ग्लासेस पहनते हैं। तो 20% सिर्फ और सिर्फ क्या पहनते हैं? ग्लासेस पहनते हैं। 30% पहनते हैं, 30% पहनते हैं हमारे पास, 30% पहनते हैं हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंसेज। 10% दोनों पहनते हैं। 10% दोनों पहनते हैं। क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट परसेंट वोर आइदर ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज? कितने परसेंट लोगों ने कॉन्टैक्ट लेंसेज या ग्लासेस या आइदर ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं? दोनों में से कोई एक एटलीस्ट पहनते हैं। इस बात का मतलब ये है, या तो ग्लासेस या तो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं। अब ये जो बोथ वाले लोग हैं ना, जो दोनों पहनते हैं, वो इसी के अंदर होंगे। तो वो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी लगाता है कभी कभी, कभी कभी वो ग्लासेस भी पहन लेते हैं। तो वो 10% इन्हीं बोथ के अंदर होंगे। तो टोटल जो लोग हैं, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, टोटल लोग हैं वो 50% है क्लास में से जो ग्लासेस प्लस कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनते हैं। इनमें से 10% वो हैं जो कि दोनों पहनते हैं। तो आइदर के लिए तो क्या होगा, दोनों में से कोई एक जो पहनते हैं माइनस कर लेंगे ना, पीछे कितना रह जाएगा? 40% रह जाएगा। आंसर इसलिए मैंने इसका सी मार्क किया हुआ है। ओके जी। If pizza is divided into 10 equal slices, so the next question is, a pizza is divided into 10 equal slices. If 4 slices are eaten, what fraction of pizza remains? So total parts कितने हैं? 10 है। 10 में से कितने parts खत्म हो गए, खा लिए, ईट कर लिए? ठीक है, they have eaten up 4 parts, so we are left with 6 parts. So total parts 10 थे, जो कंज्यूम हुए हैं पार्ट्स वो 6 थे। सॉल्व करेंगे, 3/5 आ जाएगा। दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं, 3/5 भी एंड 6/10 भी। सॉल्व ना भी करो 6/10 रहेगा। तो बोथ आंसर बी एंड सी। द रेंज ऑफ अ डेटा सेट इज, रेंज किसको कहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के डिफरेंस को हमेशा रेंज कहते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कोई भी डाटा सेट में हो, उनका आप सब्ट्रैक्ट कर लो, उनका डिफरेंस ले लो, वो रेंज कहलाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा सेट है, लेट्स से 20, फिर 30, फिर अगेन उसमें 20 है, फिर लेट्स से 40 है,
फिर लेट्स से उसमें 50 है, फिर लेट्स से दोबारा 50 है, फिर लेट्स से उसमें 20 है, फिर दोबारा उसमें 30 है। सो एक डेटा सेट गिवन है, हजारों की तादाद में भी ये डेटा हो सकते हैं, थाउजेंड ऑफ डेटा सेट हो सकते हैं। तो उसकी भी रेंज ऐसे ही निकलेगी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बनती है उस डेटा सेट में से, जो सबसे लार्जेस्ट बनती है, उनका डिफरेंस ले लोगे। जैसे इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 20 बनती है और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 50 बनती है, तो 50 - 20 करेंगे तो रेंज ऑफ डेटा सेट आ जाएगा, जिसको आप क्या कहते हैं, यहाँ पे तो 30 आ रहा है, तो रेंज ऑफ डेटा सेट क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड मिन वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। मीन वैल्यू नहीं है, मीन वैल्यू एवरेज होती है। ठीक है। अच्छा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ गया, इंग्लिश टू मैथ्स कहते हैं जी जिसको। ठीक है, क्वांटिटेटिव के अंदर ये आ गया। इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 35, टू नंबर्स का सम जो है ना वो 35 है। तो लेट से पहला नंबर एक्स, सेकंड नंबर वाई, एक्स प्लस वाई क्या है, 35 है। ये तो इजी था। असल बात यहाँ पे है, इफ वन नंबर इज 8 मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर। कॉमन सेंस लगानी है यहाँ। ठीक है, सॉल्व करते हुए, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 8 ज्यादा है तो नंबर्स क्या होंगे। टू वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इक्वेशंस भी टू होंगी तो सॉल्व होगा। अब सेकंड इक्वेशन को बड़े गौर से बनाना है, वापस आ रहा हूं क्वेश्चन पे दोबारा, तो बड़े गौर से बनाना है। अगर एक नंबर 8 ज्यादा है, अगर एक नंबर क्या है, 8 मोर है देन द अदर नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। लेट्स से एक्स जो है ना वो बड़ा है, वो 8 ज्यादा है देन वाई, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन कैसे बनेगी। खैर इस केस में तो x+8 इज इक्वल टू वाई भी बन सकती है, दूसरी भी बन सकती है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि एक नंबर x जो है ना वो y से 8 बड़ा है। x जो है वो बड़ा है लेट से y से, तो इसका मतलब क्या है कि x y से 8 ग्रेटर है, मोर है। तो इक्वेशन बनाते हुए मैं x इक्वल टू वाई प्लस 8 करूंगा, x इक्वल टू वाई प्लस 8 करूंगा मैं इसमें। क्यों, देखें एक नंबर ऑलरेडी बड़ा है, एक नंबर ऑलरेडी बड़ा है, उसमें थोड़ी मैं 8 ऐड करूंगा। मैंने कहा अगर लेट से x बड़ा है y से, सो x ऑलरेडी 8 बड़ा है, 8 मोर है देन y, तो x इक्वल टू वाई प्लस 8 होगा ये, x इक्वल टू वाई प्लस 8 होगा। तो ये इक्वेशन फॉर्म होगी, तो ये इक्वेशन बनेगी। छोटे नंबर को 8 देना पड़ेगा या फिर बड़े नंबर में से y सब्ट्रैक्ट करना, में से 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखें इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 100 रुपीज है, या फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 10 रुपीज ज्यादा है एज कंपेयर टू अली। तो मेरी और अली की अमाउंट को इक्वेट करने के लिए अली की अमाउंट में 10 रुपीज ऐड होंगे ना। अगर मेरे पास ऑलरेडी ज्यादा है तो मुझे थोड़ी 10 ऐड करेंगे, ये तो इक्वेशन कभी भी नहीं बनेगी, ये तो 110 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो वन नंबर इज 8 मोर देन द अदर, तो अगर एक्स जो है वो 8 बड़ा है वाई से, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 8 होगा, छोटे नंबर में वो 8 ऐड होगा। अब इक्वेशन बन गई है, रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35, वो तो इजी थी ना अभी, दोनों नंबर्स का सम जो है वो 35 है। इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, ऐड करके सॉल्व कर लो, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 43, 43 बन रहा है, 2x इक्वल टू 43 बन रहा है। ठीक है, हुआ आ गया ये, 1 आ गया, 21.5 है, तो क्लोजेस्ट यहाँ पे बन रहा है 21। ठीक है, 21 बन रहा है। सो अगर एक नंबर को मैं चॉइस में से 21 ले लेता हूँ, वैल्यू प्लग इन करूंगा, सेकंड नंबर आ जाएगा 40। ठीक है, सेकंड नंबर कैसे आएगा, यहाँ पे एक्स की जगह पे 21 पुट कर लो फर्स्ट इक्वेशन में, सॉल्व कर लो, वाई की वैल्यू 14 आ। अगर टू बी प्रिसाइज लेते तो ये 21.5 बनना था और दूसरा जो है 13.5 बनना था। अगर एग्जैक्टली चॉइसेस गिवन ना हो तो जो क्लोजेस्ट चॉइस होती है क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में, हमेशा उसको सॉल्व किया करें, उसको मार्क किया करें। A student must read a 300 पेज बुक in 10 days at an equal pace। ठीक है, एक 300 पेजेस की बुक जो है उसने 10 डेज में इक्वल पेस के ऊपर, सेम स्पीड के ऊपर पढ़नी। इक्वल पेस का मतलब है जितने पेजेस आज पढ़े हैं उतने ही कल पढ़ने हैं, उतने ही नेक्स्ट डे पढ़ने हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। कितने पेजेस पर डे पढ़ेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट में घुमा रहा है वो आपको। सो 300 पेजेस हैं,
टोटल डेज 10 है, तो हर दिन कितने पेजेस पढ़ेगा? 30 पेजेस पढ़ेगा, तो 10 डेज में वो बुक उसकी कंप्लीट हो जाएगी। एक्स के लिए सॉल्व करना है। अब इससे इजी क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल है हो सकता है। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 4 12। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। बॉर्ड मैथ रूल लगाएंगे ना। बॉर्ड मैथ रूल क्या कहता है? पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, फिर ओ यानी ऑर्डर यानी पावर्स को सॉल्व करें। पावर तो यहाँ पे है नहीं है, तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करूंगा, फिर मैं जाता हूँ आगे की तरफ। अब दूसरी ब्रैकेट जो राइट साइड पे पड़ी हुई है, 2 इंटू 2 4x, -2 इंटू 3 6, +5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -1। ये राइट साइड पे चला गया, इधर चला गया, एक्स की वैल्यू 11 आ जाएगी। इस क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं कि विच इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो एक इनइक्वालिटी आपको गिवन है। इनइक्वालिटी क्या होता है कि इसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है। सो इनइक्वालिटी एक आपको गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करें कि एक्स की वैल्यू क्या बनती है। सो हम इसको एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। 4x + 5 इज लेस देन 9 गिवन है। सो इनइक्वालिटी को देख के आपने घबराना नहीं है। जैसे आप इक्वल के साइन के लिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है आपने। ठीक है। तो 5 राइट साइड पे चला जाएगा। जब 5 राइट साइड पे चला जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा 4x + 5 इज 5 बल्कि राइट साइड पे ले गया हूँ। तो 4x इज लेस देन, तो साइन को आपने नहीं छोड़ना, हुआ एज इट इज रखना है आपने। 9 - 5 हो जाएगा। 4x की जगह पे आ जाएगा 9 - 5 4। 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू <1 आ जाएगी। तो इक्वेशन के सवाल या इनइक्वालिटी के सवाल जो आपके पेपर के अंदर जो है वो लाजमी तौर पे इंशाल्लाह जो है वो इंक्लूडेड होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो का। कह रहे हैं कि A/B = 9/4 एंड B/C = 8/5, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ A/B/C। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, सी क्या ट्रिक क्या टिप है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, A/B की जो वैल्यू गिवन है ना हमारे पास, वो हमारे पास गिवन है 9/4 गिवन है। ठीक है। तो A/B क्या गिवन है? 9/4 गिवन है। अब B/C हमारे पास क्या गिवन है? तो अगर B/C की बात की जाए तो B/C जो है वो 8/5 हमारे पास गिवन है। ठीक है। तो अगर मैं B/C राइट डाउन करता हूँ तो वो क्या गिवन है? B/C क्या गिवन है यहाँ पे? 8/5 गिवन है B/C। अब दोनों रेशोज के बीच में जो कॉमन है ना उसको देखना होता है ऐसे सिचुएशन में। यानी जब दो रेशोज पहले गिवन हो फिर दो रेशोज बाद में गिवन हो एंड 3 रेशोज आपने बनानी है, तो आपने क्या करना है कि जो कॉमन रेशोज हैं आपने उनको देखना। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशो है ना वो हमारे पास क्या बन रही है? सो कॉमन रेशो हमारे पास बी बन रही है। तो कॉमन रेशो हमारे पास क्या बन रही है? बी। ठीक है। सो बी दोनों के बीच में कॉमन है। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे 9 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, एंड सेकंड रेशो में बी की वैल्यू जो है वो 8 है, एंड सी की वैल्यू जो है 5 गिवन है। अब कॉमन रेशो क्या है बीच में? बी है। कॉमन रेशो को आपने क्या करना है कि इसका आपने एलसीएम ले लेना। जो कॉमन रेशो है ना बी, इसका आपने एलसीएम ले लेना। तो एक जगह बी की वैल्यू 4 है, सेकंड जगह पे 8 है वैल्यू गिवन। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 4 × 1 = 4 आ जाएगा, एंड 4 × 2 = 8। एलसीएम ले लिया, 2 × 1 = 2 आ गया। तो एलसीएम मेरे पास 8 ही आएगा। वैसे भी दोनों नंबर सेम टेबल में आते हो ना, दो नंबर्स का अगर आप एलसीएम ले रहे हो, दोनों नंबर अगर सेम टेबल में आते हैं, यानी 4 के टेबल में छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है, तो एलसीएम 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा कि जो कॉमन था, कॉमन यहाँ पे क्या है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि भूले मत, कि कॉमन यहाँ पे क्या है? कॉमन है यहाँ पर बी। तो कॉमन है यहाँ पर बी, तो बी कॉमन है यहाँ पर। ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन है ना, कॉमन हमारे पास बी है। तो बी को हमने 8 बनाना है, बड़ी जो एलसीएम है वो अब बनाना है। तो फर्स्ट रेशो के अंदर ये 4 है। तो 4 को 8 बनाने के लिए इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 2 A/B की बात कर रहा हूँ, 9 × 2 = 18 हो जाएगा, एंड 4 × 2 = 8 हो जाएगा। सेकंड रेशो में बी तो ऑलरेडी 8 ही है, तो उसको 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 8 = 8 एंड 1 × 5 = 5। तो ये बी अब इनको बीच में हो गया कॉमन। तो ये हमारे पास B/C थी, एंड ये आ जाएगा मेरे पास A/B/C, यानी कंबाइन कर लेंगे 18 8 और 5। सो आंसर आ जाएगा 18/8/5। तो जहाँ पे भी दो रेशो से तीन रेशो में जाना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जी एक स्केयर है जिसका एरिया जो है वो 625 सेंटीमीटर स्केयर है। तो एक स्केयर ड्रॉ करते हैं। एक स्केयर है जिसका एरिया जो है ना
वो 625 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। सो स्क्वेयर का एरिया जो है वो 625 सेंटीमीटर का स्क्वेयर है। आपने बताना है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी शेप की जितनी भी साइड्स हैं उन साइड्स को जमा कर लें हम लोग तो पेरीमीटर आ जाता है। तो किसी भी शेप को हम जमा कर लें तो यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर। तो इसकी चार साइड्स हैं, हर साइड तो स्केयर के केस में सेम होती है। अगर ये साइड एक्स है, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी। अब स्केयर का एरिया क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, यानी लेंथ इंटू विड्थ। इसमें लेंथ भी एक्स, विड्थ भी एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्केयर होता है। तो एरिया गिवन है यहाँ पे 625, दोनों तरफ मैं अंडर रूट ले लूंगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25, एक्स आ गया 25, एक्स 25 आ गया। पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 25। तो 4 इंटू 25 क्यों, क्योंकि सारी साइड्स का सम है ना, एक साइड भी एक्स। स्केयर के केस में चारों साइड्स इक्वल होती है ना, 4 एक्स आ जाएगी साइड। सो एक्स की वैल्यू 25 है, 4 इंटू 25 किया तो 100 आंसर आ। अच्छा, एक स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जो मैंने इसका स्केयर है वो कैसे निकाला है। अगर आपको स्केयर की वैल्यू याद नहीं है तो आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 5 के टेबल से मैं करता हूँ। तो 5 12 जा 60, 2 और 5 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 2 और 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हो गया 5 की पावर 4। 625 के फैक्टर्स अंडर रूट लेना है हमने, इसका अंडर रूट के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 2 रह जाएगी। 5 की पावर 2 आ जाएगा 625। तो 5 की पावर 2 आ गया 25। तो 625 का अंडर रूट 25 आता है। तो मैंने अंडर रूट कैसे लेना है ये भी एक्सप्लेन कर दिया आपकी आसानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या फ्रूट सेलर सोल्ड 36 मैंगोज एट द सेल प्राइस ऑफ रुपीज 120। तो एक फ्रूट सेलर है जिसने 36 मैंगोज को सेल आउट किया है एट द सेल प्राइस ऑफ 120 पर डजन। तो 120 के डजन मैंगोज। डजन का मतलब क्या है कि एक दर्जन यानी 12 मैंगोज। तो 12 मैंगोज की जो कॉस्ट है ना वो कितनी है, 120 है। 36 मैंगो जब वो सेल आउट करेगा तो कितने पैसे उसके पास आएंगे। तो एक डजन की कॉस्ट यानी 12 मैंगोज की कॉस्ट जो है वो 120 है। तो 36 को 12 से डिवाइड कर लेंगे एंड 120 से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 12 1 जा 12 3 जा। तो 3 इंटू 120 किया तो 160 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कह रहे हैं इन हाउस 15, इन हाउस ऑफ 15 पर्सन फूड वॉज सफिशिएंट फॉर 30 डेज। एक घर है जहाँ पे 15 लोगों का खाना था 30 दिनों का, 30 डेज का। अब 5 पर्सन लेफ्ट द हाउस। तो 5 पर्सन लेफ्ट द हाउस, 5 लोगों ने घर को छोड़ दिया। ठीक है, 5 पर्सन लेफ्ट द हाउस, हाउ मेनी डेज द फूड वुड बी सफिशिएंट। तो एक हॉस्टल टाइप कोई घर है जहाँ पे 15 लोगों का खाना 30 दिनों का पड़ा हुआ है। 5 लोग अगर घर को छोड़ देंगे तो फूड कितने दिनों के लिए सफिशिएंट है। तो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है आपके जो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, जो क्वांटिटेटिव सेक्शन है आपका, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। एंड बिल्कुल आपके एग्जाम की डिफिकल्टी के मुताबिक, आपके एग्जाम के मुताबिक जो है इन क्वेश्चंस को ऐड मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसी पैटर्न पे ऐड किया हुआ है। तो 15 लोगों के लिए 30 डेज का खाना है। तो 15 इंटू 30, तो टोटल खाने हमारे पास बन रहे हैं 450। अब 5 लोग चले गए, 5 लोग चले गए तो पीछे 10 लोग रह गए, 10 से डिवाइड कर लो तो आपके पास 45 आंसर आ जाएगा। तो अब वो फूड जो पहले 15 लोगों को 30 दिनों के लिए काफी थी, जब उसमें से सिर्फ 10 लोग पीछे रह जाएंगे तो वो फूड अब उनको 45 डेज के लिए काफी होगी। मैंने सबसे पहले क्या किया, टोटल नंबर ऑफ मील्स निकाली, यानी 15 लोगों का खाना 30 दिनों का था तो टोटल वो 450 मील्स बनती। 10 से डिवाइड किया 45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहे हैं कि इन पैरेललोग्राम वन एंगल इज 120 डिग्रीज, इट्स एडजेसेंट एंगल विल। तो पैरेललोग्राम के अंदर जो एक एंगल है वो 120 डिग्री का है, के साथ वाला उसके एडजेसेंट एंगल कितना होगा। तो पैरेललोग्राम कोई भी एक 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें ऑपोजिट साइड जो है ना वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एंड पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स का सम जो है ना वो बनता है 360 डिग्री। एंड एक एंड के जो सम्स हैं वो बनते हैं 180 डिग्री। तो अगर एक एंड पे एडजेसेंट एंगल 120 है तो उसके साथ वाला एंगल 60 होगा, क्योंकि इनका सम जो है 180 होना जरूरी है। मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 14। बहुत इजी क्वेश्चन अगेन। एक नंबर आपने बताना है जिसको आप 7 से मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड करो तो आंसर आता है 14। नंबर है एक्स, लेट से 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू आ रहा है 14। सॉल्व करना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 हो जाएगा। स्टेटमेंट को ना समझना होता है वर्ड प्रॉब्लम में, फिर इजी हो जाता है।
विच ऑफ द पॉलीगॉन हैज 6 साइड्स, ऐसी कोई भी फिगर जिसकी 3 से ज्यादा साइड्स हो ना, 4 या 4 से ग्रेटर साइड्स हैं, वो पॉलीगॉन में आ जाता है। तो हेक्सागोन का मतलब होता है 6 साइडेड फिगर, ऑक्टागोन का मतलब होता है 8 साइडेड फिगर, रेक्टेंगल में 4 होती हैं, ट्राइंगल में 3 होती हैं, स्क्वायर में भी 4 होती हैं, पेंटागन में 5 होती हैं। 3x + 7, अब मेरा नहीं ख्याल है कि इससे आसान भी क्वेश्चन हो सकता है। 3x = 15 आ गया, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन बीच में आए हुए हैं। अ मैन सोल्ड 2 चेयर्स एट ₹1200 ईच, गेनिंग 20% ऑन वन एंड लूजिंग 20% ऑन द अदर, इज ओवरऑल रिजल्ट इज। ठीक है, एक आदमी ने 2 चेयर्स बेची हैं, एक चेयर भी 1200 की बेची है, दूसरी चेयर भी उसने 1200 की सेल आउट की है। अब पहली चेयर पे उसको पास 20% का प्रॉफिट है, एंड जो सेकंड चेयर बेची है ना 1200 की, उस पे उस 20% का लॉस है। हमने बताना है कि ओवरऑल उसको कोई प्रॉफिट हुआ है या उसको ओवरऑल जो है वो लॉस हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो देखना पड़ेगा कि उसको पहली चीज कितने की कॉस्ट करी थी, उसका प्रॉफिट कितना था, दूसरी चीज कितने की कॉस्ट की थी, उसका लॉस कितना बनता था। फिर दोनों की टोटल वैल्यूज को सम अप कर देंगे कि दोनों को बाय इतने का किया गया, दोनों को बेचा इतने का गया। फिर पता चलेगा कि अगर तो वो ज्यादा अमाउंट बनती है तो प्रॉफिट है, अगर कम बनती है तो लॉस है। ठीक है, तो पहली जो चेयर है वो 1200 की बेची गई और उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 100% तो चीज की एक्चुअल वैल्यू है। उस पर अगर 20% का प्रॉफिट हो गया तो टोटल परसेंटेज कितनी बन गई, 120% बन गई। अब बैक टू द बेसिक्स, बेसिक फार्मूला क्या है परसेंटेजेस का, मार्क्स ऑब्टेन्ड, वो बचपन वाला फार्मूला वो यूज किया करो, टोटल मार्क्स इंटू 100। अच्छा, देख लेते हैं कि क्या चीज है। तो हमने बताना ये है कि वो क्या नंबर है कि जिसका जिसका 1200 120% बनता है। तो 120 तो परसेंटेज में आ गई, 1200 बनता है, एक्चुअल नंबर हमने वो एक्स बताना है, इंटू 100, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, 12 वन ज़ा 12, एंड ये 10 बचेगा। तो इसका मतलब है इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो थी वो 1000 थी, और सेल आउट इसने इसको 1200 किया, तो तभी इसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो सेल प्राइस चेयर वन की कितनी आ गई है, 1000। कॉस्ट प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस वो होता है कि जितने की वो हमें पड़ी है। तो कॉस्ट प्राइस उसकी आई 1000, सेल प्राइस थी पहली चेयर की 1200, बेचा उसको 1200 का था, उस पर 20% का प्रॉफिट था। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरी बात पे। दूसरी बात यह है कि दूसरी चेयर को भी 1200 का ही सेल आउट किया गया है, 1200 का ही सेल आउट किया गया, लेकिन उस पर 20% का लॉस है। तो एक चीज की एक्चुअल वैल्यू हमेशा 100% होती है, जब उस पर 20% का लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो उसका मतलब है उसको अपनी वैल्यू के 80% पे बेचा गया है। तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सेम काम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब परसेंटेज 120 नहीं बनती बल्कि 80 बनती है, क्योंकि 20% का लॉस हुआ है। तो अभी भी वो बेची तो 1200 की है, एक्चुअल वैल्यू उसकी निकालनी है। यहाँ पे लेट से कंफ्यूज ना हो आप इसको पहले के साथ, तो लेट से मैं इसको वाई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसकी प्राइस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, 200। सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई इधर, 1200 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, एंड जीरो 30 आ गया, 2 1 एंड 2 15 आ गया, 15 इंटू 100 करेंगे, 1500 आ। तो दूसरा जो चेयर थी दूसरी जो चेयर थी दूसरी जो आइटम था, वो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, वो हमें पड़ी थी 1500 की। कॉस्ट प्राइस 2 बनती है सेकंड चेयर की, यानी कॉस्ट प्राइस वो होती है जिसपे हमने आर्टिकल बाय किया होता है, वो चीज बाय 1500 बनती है। बेचा उसको भी हमने 1200 का था, यही तो वजह था कि उसको कम पे बेचा तो लॉस है। लॉस कब होगा कि जब एक चीज ज्यादा अमाउंट पे बाय किया, सेल आउट कम अमाउंट पे किया। अगर एक चीज एक अमाउंट पे बाय किया, उससे भी ज्यादा पे सेल आउट किया, तो प्रॉफिट होगा। अब टोटल कॉस्ट प्राइस निकालो और टोटल सेल प्राइस निकालो, फिर देखो डिफरेंस क्या आ रहा है। सो टोटल कॉस्ट प्राइस बन रही है हमारे पास 2500, एंड टोटल सेल प्राइस बन रही है 2400। यानी टोटल दोनों मिला के चेज आई थी 2500 की, दोनों मिला के सेल आउट की 2400 की,
लॉस है कितने का, 100 का। लॉस हमेशा टोटल एक्चुअल प्राइस पे होता है, तो एक्चुअल प्राइस इनकी 2500। दोबारा परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, क्यों, क्योंकि आंसर परसेंटेज में है। जीरो जीरो के साथ कैंसिल, 25 वन जा 25 4 जा, तो 4% का यहाँ पर लॉस है हमें। कौन सा ऑप्शन बनता है, सी बनता है, 4% का लॉस है हमें। ठीक है। प्राइम नंबर 20 और 30 के बीच में प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। 20 और 30 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 21 प्राइम में नहीं है भाई, 7 और 3 में आता है। 22 प्राइम में नहीं है, 2 में आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, 23 प्राइम है। 24 भी प्राइम नहीं है, 25 भी प्राइम नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है। फिर उसके बाद प्राइम नंबर है 29। दोनों को जमा कर लो, ये इंड्यूशन का क्वेश्चन है, इसमें मेथड नहीं होता। 52 आ गया आंसर। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ quadrilateral इज 160। व्हाट विल बी द सम ऑफ द रिमेनिंग टू। भाई क्वाड्रिलेटरल भी, क्वाड का मतलब ही 4 है, 4 साइडेड फिगर है। टोटल सम एंगल्स का 360 होगा। अगर दो एंगल्स का सम उसमें से 160 है, तो बाकी दो का रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। Like, comment, and subscribe.